हेलो क्लास, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल ज्ञान तत्व में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं डैम्पिंग टॉर्क के टाइप्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क कि हमारे टॉर्क कौन कौन से हो सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। अब देखो डिफ्लेक्शन टॉर्क, डिफ्लेक्शन के लिए तो हमारे पास सिंपल सा है कि उसमें अगर करंट जाएगा तो डिफ्लेक्शन होगा, करंट नहीं जाएगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। उसको कंट्रोल करने के लिए जस्ट अपोजिशन में हमने जो है कंट्रोलिंग टॉर्क लगाया हुआ था। अब जो तीसरा टॉर्क था वो था हमारा डैम्पिंग टॉर्क, जो था फास्ट स्टडी स्टेट में पहुंचने के लिए कि मेरा जो निडल का है, जो मेरे मूवमेंट करने के लिए जो मेरे पास पॉइंटर है वो जल्दी से जल्दी अपने जो है स्टेबल हो जाए। उस स्टेबलाइजेशन के लिए हमने इस्तेमाल किया था क्या, डैम्पिंग टॉर्क। अब डैम्पिंग टॉर्क जो है हम तीन तरीके से जो है किसी भी मूविंग इंस्ट्रूमेंट में, जो हमारे इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो है डैम्पिंग टॉर्क तीन तरीके से हम जो है दे सकते हैं नॉर्मली। पहला है हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होगा कि हम जो है एक जो हमारा निडल का मूवमेंट है, हमारी निडल हो गई, ये हमारा एक पॉइंटर का रेंज हो गया कि यहाँ से पॉइंटर 0 से लेकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू मैंने कहा कि 100 वोल्ट तक ये दिखा रहा है, ठीक है। अब अगर ये इस तरीके से मूवमेंट है तो हमने एक यहाँ पे पिस्टन लगाई हुई है, पिस्टन इसके अंदर ही है, और उस पिस्टन से ये इसका सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के साथ एक हमने ये पिस्टन लगी हुई है। इसको सॉलिड कर देते हैं ये दिखाने के लिए कि ये पिस्टन है, और उसका कनेक्शन किया हुआ है हमने इसके साथ। अब देखो, जब भी निडल का मोमेंट होगा तो जो एयर फ्रिक्शन है, ये हमारे जो पिस्टन है जिसके अंदर ये एयर भरी हुई है, ठीक है, होगा क्या कि जैसे ही ये निडल का मूवमेंट होगा ये पिस्टन क्या करेगी, आगे ऊपर और नीचे जो है इसका मूवमेंट होगा, ये क्या करेगी, इसको एयर इसके अंदर उस पर प्रेशराइज होगी तो वो इसके मूवमेंट को रिजिड करेगी, उसके मूवमेंट को अपोज करेगी। जैसे ही इसके मूवमेंट को अपोज मिलेगा तो क्या होगा, हमारा जो पॉइंटर है वो जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा, वो एकदम धीरे से मूव करेगा, तो जितना हो सकेगा वो मैक्सिममली अपना जल्दी पॉसिबल स्टेट में आके स्टेबलाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब हमारे इस पॉइंटर पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में क्योंकि इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब ये मूव कर रहा है इस तरफ, तो पॉइंटर फ्रिक्शन पिस्टन जो है उसको नीचे की तरफ पुश करेगा। जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ पुश करेगा तो जो एयर है वो फैलने की कोशिश करेगी, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो गया। वैक्यूम जो है अपने आप में क्रिएट होने के लिए अपोज करता है, वो चाहता है कि वैक्यूम क्रिएट ना हो, तो वो क्या होगा, पिस्टन को ऊपर की तरफ रखने की कोशिश करेगा। जैसे जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ रहने की, अंदर की तरफ रहने की कोशिश होगी तो इसको अपोजिशन में एक हमारा फोर्स मिलता रहेगा। लेकिन अगर ये नीचे की तरफ इसमें फोर्स लगेगा तब इसके मूवमेंट में भी अपोजिशन लगेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद तो क्या होगा, पिस्टन को जैसे अगर एयर के पार्टिकल्स पे प्रेशर पड़ेगा तो उसका मूवमेंट में भी वो अपोज करेगा, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये है कि जो हमारे मूवमेंट इसका तेज हो रहा था, तेज जो इसका निडल का मूवमेंट होने वाला था, वो इसको अपोज करके क्या करेगा, इसको धीरे धीरे मूवमेंट करेगा और कोशिश करेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारी पिस्टन निडल जो है वो स्टेबलाइज हो सके, एक जगह आके रुक सके। और हमने जो है ये स्टेबलाइजेशन किसकी मदद से लिया है, एक पिस्टन की मदद से लिया है, रिंग पिस्टन की मदद से, जिसके अंदर एयर फील्ड है, ठीक है। इसलिए इस टाइप के हम डैम्पिंग को हम क्या कहेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, ठीक है। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट नॉर्मली वहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे हमारा लेस मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट के अंदर इस्तेमाल होता है। इस चीज़ को नोट करके रखिएगा। इस टाइप के जो डैम्पिंग टाइप है ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इस्तेमाल होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारा कम होता है। मैग्नेटिक फील्ड कम कहाँ पे होता है, मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट में। इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनामो टाइप मीटर जो होते हैं, इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रोडायनामो टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर ये जो है हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा आता है हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में क्या होगा, बिल्कुल लगभग सेम काम है, बस यहाँ पे हम जो है डैम्पिंग के लिए एयर की जगह पे क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्लूइड इस्तेमाल करेंगे। हम जो है एयर की जगह पे फ्लूइड इस्तेमाल कर रहे हैं। अब फ्लूइड है तो वो उसके जो है उड़ेलने का डर है कि कहीं ये पलट ना जाए। उसके लिए क्या करना है कि फ्लूइड हमेशा जो है, इसका पिस्टन हमेशा वर्टिकली रहेगा, हमेशा सीधा सीधा खड़ा रहेगा, ठीक है। तो इसके साथ एक लिमिटेशन तो ये आ गई कि इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट हम उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जिस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम हमेशा सीधा रखें, क्योंकि इसको हम उल्टा करके इस्तेमाल करेंगे तो फ्लूइड जो है इसके अंदर भरा हुआ होगा, जो फ्लूइड होगा इसके अंदर
वो जो है उड़ने का डर है, उसका लीक होने का डर है। हालांकि ये ऊपर से भी लीक टाइट रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी लीक होने का उसका चांसेस रहता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं जो हमारा वर्टिकल पोजीशन में हो। इसके अलावा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मेनली हम वहाँ पर यूज करेंगे जो जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, ठीक है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम जो है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग इस्तेमाल करते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग बिल्कुल सेम वैसे ही काम करता है जैसे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग करता है, बस इसका जो डैम्पिंग है वो थोड़ा सा ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। फास्ट इन द सेंस कि निडल का जो मोमेंट है, जो उसका फ्लक्चुएशंस है, जो उसके वाइब्रेशंस निडल में हो रहे हैं, वो उसको बहुत जल्दी से डैम्प आउट करता है और उतना उसको निडल को बहुत जल्दी जो है स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। वहाँ पे हम करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में सिंपल सी बात आपको यही याद रखनी है कि जहाँ पे हम जो है मैग्नेटिक फील्ड यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे हम जो है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप इंस्ट्रूमेंट में होता है, ठीक है। तीसरा आता है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। एडी करंट डैम्पिंग देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें आप डैम्पिंग यूज करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे, एडी करंट, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो देखो अगर इसका डायग्राम देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सा है कि एक हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमारा ये पॉइंटर हो गया, ये हमारा वही जो कल भी मैंने बना के दिखाया था गैल्वेनोमीटर वाला। अब इसके ऊपर हम जो है कोयल अगर वाउंड की जाए, ठीक है, ये इसके दो टर्मिनल बाहर आ गए। अब अगर इसमें करंट फ्लो होगा तो ये जो मेरा आयरन कोर है, ये जो आयरन कोर इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके अंदर क्या होगा, ये यहाँ से इसमें से ये मेरा नीडल आ गई, ठीक है। अब ये जो आयरन कोर है इसका, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है। किसी भी अगर मेटेलिक कोर के ऊपर जो है वाउंड किया गया, अगर उसके ऊपर लपेटा गया है तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर से क्रॉस होगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं पे जो है चेंज कर रहा है मेटेलिक पाथ को, तो क्या होगा, उसके अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, इसके अंदर एडी करंट लूप्स बनने लगेंगे। एडी करंट लूप्स क्या होंगे कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा जो उसके अंदर, देखो एक हमारे पास ये मेटल का सॉलिड पीस है। एडी करंट का पहले एक बार ये समझ लेते हैं कि एडी करंट बनता कैसे है। एडी करंट ये कहता है कि अगर किसी भी मेटल के पीस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड मेरा पास कर रहा है, यानी कि उसके अंदर जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो लगातार चेंज हो रहा है। उसके मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर एक ईएमएफ बिल्डअप होगा, ठीक है। ये उसके अंदर एक ईएमएफ बनेगा। वो ईएमएफ अगर उसको एक क्लोज्ड पाथ मिल जाता है, एक हमारे पास मेटल का पीस है, अगर इसको जो है अंदर ही एक क्लोज्ड पाथ मिल जाता है तो इससे क्या होगा, ये मेरा क्लोज्ड पाथ बन गया। इसमें जो है ये छोटे छोटे करंट के लूप बनने लगेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे करंट के लूप बनने लगेंगे। जितना बड़ा मेटल का पीस होगा उतना बड़ा मेरा करंट का लूप बनेगा। ये जो करंट के लूप बने हैं, इसमें जो है ये करंट के लूप क्या करेंगे, एक एडी करंट इसको बोलेंगे। इस करंट को, जो करंट के लूप बने इनको बोलेंगे हम एडी करंट। हालांकि ट्रांसफार्मर में अगर हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब ये एडी करंट लूप हमको नहीं चाहिए होते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको फिर पतले पतले हिस्सों में मेटल के पीस को काट के लगाते हैं, ठीक है। जितना पतला हमारा मेटल का पीस होगा उतना हमारा लूप छोटा बनेगा, उतना हमारा एडी करंट लॉसेस कम होंगे। लेकिन यहाँ पे हम जो है डैम्पिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम जो है इसको बहुत पतले पीसेज में उसको नहीं रखते हैं। तो जो एडी करंट के जो लूप बन रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये इसके फ्लक्स के चेंज को अपोज करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लेंज लॉ ये कहता है कि जो हमारा ईएमएफ बिल्डअप हो रहा है, जो हमारा ईएमएफ बन रहा है, वो अपने जो कोज होता है, उसको जिस कारण से वो उत्पन्न हो रहा है, जिस कारण से वो पैदा हो रहा है, उसके जो है उसके मेन कारण को अपोज करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये जो एडी करंट लूप है, इसको जो है वो अपोज करेगा। अपोज करने से क्या होगा, ये जो डैम्पिंग होगी इसमें, ठीक है, जो इसका जो मूवमेंट इस डायरेक्शन में मैंने कहा मूव कर रहा है, तो उसको मूव करने से रोकने की कोशिश करेगा और उसको अपोजिट डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगाएगा। किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एडी करंट डैम्पिंग काम कैसे करता है, ठीक है। एडी करंट ब्रेकिंग जो होती है वो सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है कि वो अपने जो है, जब भी हमारा कोई सॉलिड कंडक्टर होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड को पास करता है, तो उसके अंदर करंट के लूप बनते हैं। करंट के लूप क्या करते हैं, अपने
जो कोज है, अपने जो कोज ऑफ प्रोडक्शन है जिस कारण से वो पैदा हो रहा है उसको अपोज करता है, और फिर वो मूवमेंट को अपोज होने की वजह से वो जो है स्पीड उसकी स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा एडी करंट डैम्पिंग। हमारी ये 3 तरीके की डैम्पिंग जो है हम इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, हालांकि इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब देख लेते हैं इसके बाद जो एरर्स आते हैं, एरर्स इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके के एरर आ सकते हैं। देखो 3 तरीके से मेनली एरर आने के लिए तो वैसे तो 1000 तरीके हैं, जिसको रैंडम एरर में काउंट हम कर लेते हैं, लेकिन जो अलग से हमने कैटेगराइज किया है जिसकी वजह से नॉर्मली एरर आता है, उसको हमारे 3 तरीके हैं। एरर्स इन इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला एरर है हमारा फ्रिक्शनल एरर। फ्रिक्शनल एरर क्या है? अब देखो, अब जब हम मोमेंट दिखा रहे थे इसका कि हमारे पास ये कोर है, उससे हमारा स्पिंडल निकला हुआ है, वो जो है यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, ये वाला पार्ट मूव करता है, तभी तो हमारे जो है पॉइंटर को रीडिंग मिलती है। अब इसमें जो है पॉइंटर को अगर रीडिंग मिलेगी तो देखो इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, रोटेशनल मूवमेंट हो रहा है। रोटेशनल अगर किसी चीज़ का मूवमेंट हो रहा होता है तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी चीज़ से तो रगड़ के चलेगी ना चीज़ें। अगर वो 2 चीज़ें किसी चीज़ के ऊपर मूव कर रही है तो आपस में यहाँ पे जो बीच में इसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है वो फ्रिक्शन, इसके अलावा जो पॉइंटर हमारा मूव कर रहा है उसका फ्रिक्शन। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे जो है फ्रिक्शन अगर आता रहेगा तो क्या करेगा, जो एक्चुअल मूवमेंट जितना दिखाना चाहिए था वो उतना दिखाने के बजाय उससे कम दिखाता है। इस टाइप का जो एरर आता है उसको हम फ्रिक्शनल एरर बोलते हैं। अब इसको कम कैसे किया जाए? इसको कम करने का सीधा सा तरीका है कि देखो जो टॉर्क है, जो ताकत हमारे मशीन लगा रही है वो इंस्ट्रूमेंट की ज़्यादा होनी चाहिए, जो वेट है वो इंस्ट्रूमेंट का कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसलिए जो मैग्नेटिक मटेरियल को छोड़ के हमारा जितना भी पार्ट्स होता है, जैसे कि हमारा पॉइंटर हो गया, ठीक है, ये स्पिंडल हो गया, हम ये किस में यूज़ कर रहे हैं? हम एल्यूमिनियम का यूज़ कर रहे हैं। एल्यूमिनियम कैसे क्या होता है कि हमारा जो टॉर्क टू वेट रेशो है वो ओवरऑल हाई बनता है। ठीक है, फ्रिक्शनल एरर कब हम कम कर सकते हैं? फ्रिक्शनल एरर को कम करने का सीधा सा तरीका है कि आप जो है टॉर्क ज़्यादा रखिए, उसकी पावर ज़्यादा रखिए, और उसका जो वेट है इंस्ट्रूमेंट का वो कम से कम रखिए। ठीक है, जो मूविंग पार्ट है उसका जो पार्ट घूम रहा है उस पार्ट का अगर वेट कम रहेगा और ताकत उसमें ज़्यादा लगेगी तो फ्रिक्शनल एरर कम आएंगे। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि फ्रिक्शनल एरर कम करने का क्या तरीका है, कि तो आप कह सकते हैं कि टॉर्क टू वेट रेशो कम रखिए, या फिर वेट कम रखिए, टॉर्क ज़्यादा रखिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिफाइंड होती हैं। दूसरा तरीका है हमारा रेजिस्टेंस एरर या फिर टेम्परेचर एरर। मैं टेम्परेचर एरर बोल देता हूँ। अब टेम्परेचर क्या है? देखो, कोई भी मशीन लगातार यूज में आ रही है, ठीक है, कोई भी मशीन है हमारी वो लगातार यूज में आ रही है, तो होता क्या है कि जब उसमें एक हैवी करंट फ्लो करता है किसी भी वायर में, अगर किसी भी वायर में अपना एक उसका रेजिस्टेंस होगा। ये चीज़ हमने भी पहले भी पढ़ी हुई है, जब मैं नेटवर्क्स पढ़ा रहा था मैंने तब भी बताया था कि किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से एक हीट प्रोड्यूस होती है उसके अंदर। अब वो हीट होती है हमारी I²RT। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतना ज़्यादा हमारा हीट प्रोड्यूस होगी, और जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, जैसे जैसे हीट बढ़ेगी यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, उसी हिसाब से जो मेटलिक वायर है उसका जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगा। जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम होने लगेगी। अगर करंट की वैल्यू कम होने लगेगी, या अगर ये पैरेलल में है तो करंट की वैल्यू बढ़ने लगेगी। ओवरऑल जो भी रिजल्ट रहे, एक्चुअल जो वैल्यू होनी चाहिए थी करंट की उससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एरर आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है? टेम्परेचर के चेंज की वजह से। अकेले यही कारण नहीं है टेम्परेचर के चेंज और रेजिस्टेंस के चेंज होने का, इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी है कि आपने जो इंस्ट्रूमेंट बनाया वो तब बनाया जब लैब का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। आइडियल रूम टेम्परेचर पे आपने जो है लैब इंस्ट्रूमेंट बना दिया। वो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस है, आप उसको ले गए राजस्थान में यूज़ करने के लिए। राजस्थान का टेम्परेचर ही जो है दिन का जो है 45 डिग्री 50 डिग्री पहुँच रहा है। वहाँ पर अगर आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें जो है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगभग डबल हो गया। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस जहाँ चेंज हुआ वहाँ पर हमारे रीडिंग में एरर आ जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, और इंस्ट्रूमेंट जब भी आप देखें, लें, ख़रीदें, तब आप इस बात को ध्यान रखें कि इसकी टेम्परेचर रेंज कितनी है। हर इंस्ट्रूमेंट के साथ जो उसकी मैनुअल होती है, उसकी गाइडलाइन होती है,
वो उसमें बताता है कि वो कब अच्छे से रीडिंग देगा, कब कितना सेफ है, कितने टेम्परेचर होने पे वो उसको कितने % का उसका एरर एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये हो गया हमारा टेम्परेचर एरर। तीसरा है हमारा फ्रीक्वेंसी एरर। फ्रीक्वेंसी एरर कैसे हो सकता है? देखो कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि यूएसए वगैरह, जो फ्रीक्वेंसी जो अडॉप्ट की हुई है उन्होंने, वो है 60 हर्ट्स। उनके यहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जितनी भी मशीनरीज हैं, वो सब 60 हर्ट्स पे काम करती है। इंडिया जो है वो 50 हर्ट्स पे काम करता है। जो इंडियन इंस्ट्रूमेंट है वो 50 हर्ट्स के लिए डिज़ाइन है, वो इस तरीके से कैलिब्रेटेड है कि वो 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज़ करोगे तो वो सही रीडिंग देंगे। जो बाकी जो देश जिन्होंने 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी अडॉप्ट की हुई है, उनके इंस्ट्रूमेंट कब सही रीडिंग देंगे? जब वो 60 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी पे यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रिक्शनल एरर, फ्रीक्वेंसी एरर हमारा ऐसे में आ जाता है। मान लो हमने कोई इंस्ट्रूमेंट जो है यहाँ से ख़रीदा, यहाँ पे हमें महंगा मिल रहा था, तो हमने जो है किसी दूसरे देश से मंगा लिया। दूसरे देश से हो सकता है हमको सस्ता पड़ रहा हो, या फिर हमने जो क्वालिटी को अच्छे से देखने के लिए कि भाई कंपेयर करने के लिए, या फिर कुछ लोगों में ऐसा हुआ होता है कि विदेशी चीज़ है तो ही बेहतर होगी, इंडियन चीज़ है तो उतनी बेहतर नहीं होगी। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो उन्होंने विदेश से जो कोई इंस्ट्रूमेंट इंपोर्ट करा लिया। इंपोर्ट कराने के बाद क्या हुआ कि वो जो है सही रीडिंग कब देगा? जब हमारा मान लिया मेरा 220 वोल्ट मेरा सप्लाई है, साइंस, और ये हो गया 2 पाई × 60t। जबकि जो हमारे इंडियन इंस्ट्रूमेंट हैं वो डिज़ाइन किए गए हैं इतनी वोल्टेज के लिए। ठीक है, तो ये तो ऑब्वियस है कि 60 हर्ट्स वाले फ्रीक्वेंसी वाले डिवाइस कभी भी सही रीडिंग नहीं देंगे 50 हर्ट्स वाले डिवाइस के लिए। कारण क्या है? देखो, हर इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब अगर हम उसमें एसी सप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस के साथ साथ क्या क्या होगा? रिएक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक तो रहता ही रहता है। ठीक है, रिएक्टेंस तो, इंडक्टेंस तो रहता ही है। अगर कोई वायर है उसका सिंगल टर्न भी होगा, आप उसको थोड़ी सी ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो आप उसका इंडक्टेंस कंसिडर करने लगोगे। ठीक है, हाई वोल्टेज के लिए तो और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो आप कैपेसिटेंस भी नहीं इग्नोर कर सकते। हालांकि लो वोल्टेज की बात करें तो कैपेसिटेंस आप जो है कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर सकते हो। तो इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है वो किस पर डिपेंड करता है? 2 पाई FL, और ये होता है 1/2 पाई FC। ये फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आप 50 हर्ट्स की जगह पर 60 हर्ट्स यूज़ करोगे तो फ्रीक्वेंसी तो आपकी 20% बढ़ गई। ठीक है, 20% अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो इंडक्टेंस जो है, इसका जो रिएक्टेंस निकल के आएगा एक्सेल, वो भी आपका 20% बढ़ा हुआ आएगा। 20% बढ़ा हुआ तो बहुत ज़्यादा एरर आ गया। ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं आ जाता। तो इस तरीके से एरर हमारे आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये कौन कौन से एरर हैं, वो किस कारण से आ सकते हैं। उसको मिनिमाइज़ करना है, उसको अगर हमें कम करना है तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रूमेंट अगर हमें खरीदना है तो किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इंस्ट्रूमेंट खरीदना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी अगर आप कभी किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे और आपको ये जिम्मेदारी दी जाती है, तो अगर उसमें रीडिंग में फिर एरर आता है तो उसका सारा क्रेडिट आप ही को दिया जाएगा कि देखो ये है महानुभाव, उन्होंने सही से पढ़ाई नहीं की, इस कारण से इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट गलत खरीदा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं अगर आप किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं कि आपने देखा होगा अरबों रुपए के जो है रॉकेट ब्लास्ट कर जाते हैं अपने जो है टेक ऑफ के टाइम पे ही। कारण क्या है कि उसमें बहुत ही छोटी सी माइन्यूट सी माइक्रो लेवल पे जो है एक कैलकुलेशन एरर हो गई और उस कारण से वो जो है बैलेंस नहीं बना पाई या कुछ भी एरर आ गया उसके अंदर। तो उस टाइम पे इन चीज़ों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये एरर पता होने ज़रूरी है, एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका पता होना ज़रूरी है। जिस फ्रीक्वेंसी पर आप यूज़ करें उसी फ्रीक्वेंसी पे ही आप इंस्ट्रूमेंट भी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी खरीदे। ऐसा नहीं कि आप 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट आपने 60 हर्ट्स पे काम करने वाला ख़रीद लिया। ठीक है, वो ऐसा नहीं करना है। आपको जो टेम्परेचर, वर्किंग टेम्परेचर जो आपका होना है, ऐसा नहीं कि लैब में बैठे आप जो है लद्दाख में बैठे हैं और वहाँ पे बैठ के 10 डिग्री के टेम्परेचर पर इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन कर लिया और कहा कि बढ़िया काम कर रहा है, मैंने तो यहाँ पे टेस्ट करके दे रहा हूँ, और उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकली यूज़ करना है राजस्थान में या फिर साउथ में ले जाके। तो आपको जो है जिस वर्किंग इन्वायरमेंट के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन यूज किया जाना है, ऐसे ही वर्किंग इन्वायरमेंट में वो जो है सही से टेस्ट किया वो जाना चाहिए। ठीक है, इसीलिए जो हमारे स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ISI मार्क्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट को हमको यूज करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारे एरर्स इंस्ट्रूमेंट के। इसके बाद हम देखते हैं अगले वीडियो में हम जो है डिस्कस करेंगे
मेजरिंग जो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उस देखेंगे कि हमारा अगर रेजिस्टेंस है, हमारा लो रेजिस्टेंस को हम किस तरीके से मेजर करेंगे, मीडियम रेजिस्टेंस को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, और हाई रेजिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं तो उनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, किन किन तरीके से हम जो है उनको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस अभी तक जितना बताया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी हम जो है एक्टिव रहते ही हैं। बस क्वेश्चन जो है आपके जो है समझ का होना चाहिए। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो क्वेश्चन सिर्फ इसलिए डाल दे रहे हैं कि देखो यार टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या टीचर को खुद से भी पता है नहीं। अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन डाला है, वो ESC का क्वेश्चन डाला गया है। अब ESC का क्वेश्चन यार तुम डिप्लोमा कर रहे हो, ESC लेवल का क्वेश्चन सोल्व मैं करा के भेज भी दूंगा उसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मैं करा दूँ उसके बावजूद भी वो तुमको समझ ही नहीं आए तो फिर क्या फ़ायदा है। एटलीस्ट पहले डिप्लोमा लेवल का पढ़ लो। ज़्यादा पढ़ाई करना बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ ये चेक करना कि सामने वाले को पता है नहीं, ये तो गलत बात है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ चीज़ें, तो जाहिर सी बात है आयोग ने मुझे सेलेक्ट करके जो है पढ़ाने का काम दिया है, तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता होगा। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो देखो यार ऐसे काम ना करो। बाकी कोई भी डाउट रहे तो आप पूछते रहिए, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।